हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? बेटा, आपके यूनिट थर्ड में दो टॉपिक आते हैं, डिपार्टमेंटल और ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है। जो फर्स्ट टॉपिक जो है, जो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक होगा, वो होगा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है आप सबको पता है। डिपार्टमेंट मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, HR डिपार्टमेंट हो गया, ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये सब डिपार्टमेंट होते हैं। तो अब हमको डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। अब बिजनेस इज ऑफन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स डीलिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, अ रिटेल स्टोर माइट हैव सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर क्लोथिंग एंड शूज। ये भी बात सही है भाई, वो तो हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात कर ली। एक दूसरे क्या होता है कि भाई जैसे हम जाते हैं बिग बाजार वगैरह में, तो वहाँ पे देखता है, आप देखा आपने कि भाई मेल के लिए अलग से होता है, फीमेल के लिए अलग से पूरा एक सेक्शन होता है, डिपार्टमेंट होता है। ठीक है ना। तो बोलते हुए रहते हैं, एनीवन फ्रॉम मेल सेक्शन प्लीज कॉन्टैक्ट फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क ऐसे कुछ बोलते हैं वो, आपने सुना हो तो कभी। ओके, देखिए, अब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग अलाउज द बिजनेस टू प्रिपेयर अ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ऑर्डर दैट दीज कैन असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स। ठीक है बेटा, कि हमको हम डिपार्टमेंट के बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है। द एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आर दैट द बिजनेस इज एबल टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ ईच ऑफ द डिपार्टमेंट। क्या करता है, हर डिपार्टमेंट बाई प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं by making comparison. It can identify inefficient department. ठीक है, inefficient department को find out कर लेगा and make informed managerial decision about their future. इनको बंद करना है, चालू करना है, रिवाइव करना है, उसके बारे में डिसीजन ले लेगा। In addition, manager and staff can be given responsibility, motivated and forward with ये सारी बातें कर लेगा। देखिए, रिकॉर्ड कर लेंगे डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी पार्ट है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा अर्जेंट नहीं है। आपकी बुक में जो रखा है उसको पढ़ लेंगे, बहुत रहेगा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसिव डिपार्टमेंट, देखिए जो एक, अब आपको बेटा इसमें दो चीजें करनी है ना, पूरे सब्जेक्ट में हमको सिर्फ दो चीज करनी है। पहला चीज हमको करना है वो है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ये वाला एक्सपेंस जो टॉपिक है। सेकंड हमको करना है एक रेवेन्यू रिजर्व। बस दो टॉपिक पढ़ने हैं हमको इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब वो थ्योरी भी है इनिशियल वाला, बट वो ठीक है। हाँ, तो देखिए बेटा क्या बोलते हैं कि सर कभी कभी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि सारे डिपार्टमेंट में एक साथ कंबाइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए बेटा कि ये मेरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में मेरे चार डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। बेटा क्या है सर, ये मेरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में मेरे चार डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, ABCD। ठीक है, ABC और D। ठीक है ना बेटा, इसमें मेरे चार डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, ABCD। ठीक है, अब देखिए बात क्यों आती है बेटा। बेटा बात ऐसी आती है कि भाई जो रेंट जा रहा है पूरी फैक्ट्री का, वो रेंट कितना आ रहा है बेटा, 40,000। ये 40 है बेटा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। कितना रहा रेंट बेटा, रेंट जा रहा है मेरे पास 40,000। ठीक है ना बेटा। अब वो बोल रहे हैं कि सर इसको कैसे डिवाइड करेंगे, आप कैसे डिवाइड करेंगे बेटा, क्या लगता है आपको? भाई मेरे को डिपार्टमेंट में निकालना। देखिए डिपार्टमेंट क्यों निकालना है बेटा, जैसे मान लीजिए मेरा सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है सेल्स मैनेजर। अब बेटा वो ये दिखाना चाहेगा ना कि सर मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो वो ऐसा नहीं होगा ना कि सर ठीक है सबका खर्चा जो है, सबका किराया जो है मेरे ऊपर डाल दो आप, तो मैं मैनेज कर लूंगा सर, मैं दोस्त हूँ सबका। ऐसे नहीं होगा बेटा। हर आदमी चाहता है कि जो मेरा खर्चा है वो कम से कम हो और मेरी परफॉर्मेंस जो है सबसे बेहतर से बेहतर दिखे सब बाकी सब कंपैरिजन में। ठीक है ना। तो उसके लिए जो 40 आ रहा है, इसको हम एक रीजनेबल बेसिस पे डिवाइड कर देंगे इन सब में। क्या होता है रीजनेबल बेसिस? भाई रेंट की बात कर रहे हैं तो क्या बात करेंगे बेटा, एरिया। डिवाइड कर देंगे 4 से, ये आ जाएगा 10,000 रुपए, कि भाई 10,000 सबका हमारे पास रेंट हो जाएगा, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, अब क्या है, खर्चे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये होता है क्योंकि डिविजन पॉसिबल नहीं होता। डायरेक्ट एक्सपेंस तो पता ही होता है कि भाई वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए की है, तो उसमें आता है बेटा। ठीक है, इसमें और चीज क्या आती है, अपने सुपरवाइजर की सैलरी हो गई और ये सारी बातें आती है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है एक्सपेंसेस व्हिच कैन बी डायरेक्टली अट्रीब्यूटेड एंड एलोकेटेड टू अ डिपार्टमेंट, सच एज वेजेस हो गया, रेट टू एम्प्लॉई वर्किंग इन द डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट व्हिच आर सेपरेटली मीटर्ड। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एलोकेशन। बेटा जो भी खर्चे हैं जो हम डिपार्टमेंट के इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ भाई ये जो खर्चा है ये सिर्फ A डिपार्टमेंट के ऊपर ही लग रहा है, तो बेटा वो A में चले जाएगा। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना बेटा, फिर डिवीजन की जरूरत ही नहीं है। जब क्लियर कट गाइडलाइंस ही, गाइडलाइंस क्या ऑब्वियस ही है कि भाई उसका है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है पूरी। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, एक्सपेंसिव विच आर कॉमन टू ऑल डिपार्टमेंट। क्या बोल रहा है, कॉमन है बेटा। जैसे क्या हो गया, सुपरवाइजर की सैलरी हो गई, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ऐसे कुछ चीजें। such as general administrative such as wages, rent for premises or advertising costs. These expenses are more difficult to deal with and need to be apportioned. apportion में क्या होता है बेटा, इनको हमको चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है between the various departments using a suitable basis. suitable basis, basis क्या होगा बेटा सर, बेसिस डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड करता है कि क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं आप। अगर आप एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं तो सेल्स की बेसिस पे करेंगे, जिसकी जितनी ज्यादा सेल उसका उतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट, ये हम जूम करते हैं। ठीक है,
अगर रेंट करना है तो एरिया के बेसिस पे कर लो। दीज एक्सपेंसेस आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट मैनेजर, ये जो है डिपार्टमेंट मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है भाई, जो है रेंट है वो तो होगा ही होगा, है ना। देखिए बेसिस फॉर अपॉर्चमेंट, अब देखिए कुछ बेसिस रखे हैं उसने, ये देखिए बेसिस रखे बेटा, एडवर्टाइजमेंट किस पे करते हैं, सेल्स पे, कैरेज आउटवर्ड सेल्स पे। कैरेज आउट का मतलब क्या होता है बेटा, हम अपने गोडाउन से हमारे जो परचेजर है उनके पास सामान बेच रहे हैं बेटा, तो जिसकी जितनी ज्यादा सेल होगी वो उतना सामान बेचेगा, तो मानते हैं कि उसकी कैरेज आउटवर्ड उतना ज्यादा लगेगा बेटा। रेंट का फ्लोर एरिया हो गया, रेंट क्या हो गया बेटा, फ्लोर एरिया। बिल्डिंग इंश्योरेंस फ्लोर एरिया, बिल्डिंग रिपेयर फ्लोर एरिया, लाइट एंड हीट फ्लोर एरिया। स्टाफिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय नंबर्स और वेजेस। डेप्रिसिएशन क्या, असेट बुक वैल्यू। इंश्योरेंस असेट बुक वैल्यू, इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी यूज्ड, ठीक है बेटा। इंडियन एक्सपेंसेस देन अपोर्शन टू दी फॉलोइंग फॉर्मूला कर लेते हैं बेटा, अब ठीक है ये तो नॉर्मल बेसिक आप निकाल लेंगे। ये बेटा देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको देखेंगे आप। फॉर एग्जांपल इफ द बिल्डिंग, यार ये सब में ये देखिए, चलो देख लीजिए कोई बात नहीं। फॉर एग्जांपल इफ द बिल्डिंग इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000 एंड डिपार्टमेंट ए हैड अ फ्लोर एरिया ऑफ 5,000 कंपेयर्ड टू दैट फ्लोर एरिया ऑफ बिजनेस ऑफ 30,000, भाई 30,000 टोटल उसका फ्लोर का है और इसका डाइजर वो लग रहा है, तो बेटा डाइजर हो गया ना, इसका डाइजर हम इसको बढ़ा देंगे, बाकी जो बाकी उस पर डालेंगे। अनअलोकेबल एक्सपेंस बेटा कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जैसे कि क्या हो गया, हमारे इंटरेस्ट और डिबेंचर्स हो गया, लोन हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, डायरेक्ट सैलरी हो गई, उसको हम स्पेसिफिकली किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं डाल सकते, तो उसको बेटा कहां पर डालते हैं हम, जनरल पेनल अकाउंट में डाल देते हैं। कहां पर डालते हैं, जनरल पेनल अकाउंट। तो बेटा क्या होगा इसमें डिपार्टमेंट के बेसिस में, जब डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग करेंगे तो बेटा दो पेनल अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा डिपार्टमेंट का और एक बनेगा जनरल, इसमें सारा डिपार्टमेंट में इम्पैक्ट आ जाएगा और बाकी चीजें भी आ जाएगी, ठीक है बात। आगे देखिए, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एग्जांपल यूजिंग द नेट प्रॉफिट मेथड। अब ये रेलेवेंट नहीं है आपके पॉइंट से, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। अपॉर्चनिंग इंडायरेक्ट एक्सपेंस टू ईच डिपार्टमेंट, बेटा देखिए ये एक और एग्जांपल है उससे का। आगे बेटा बात में आपको आ गया, हाँ सर सारी बात समझ आ गई हमको। चलिए बेटा अब इसमें एक अगला टॉपिक आता है बेटा, ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है। मैंने आपको बताया दो टॉपिक इसके अंदर। पहला टॉपिक क्या है बेटा कि सर जो अनअलोकेबल खर्चे हैं उनको तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं तीन टाइप के खर्चे हैं बेटा। सबसे पहले है सर डायरेक्ट खर्चे, वो तो सीधे खर्चे ले जाएंगे। सेकंड है इनडायरेक्ट खर्चे, तो इनडायरेक्ट खर्चों को हम ले लेते हैं बेटा किसी भी एक रीजनेबल बेसिस के ऊपर। और थर्ड आता है अनअलोकेबल, जो अनअलोकेबल हो ही नहीं सकते बेटा, पॉसिबल ही नहीं, तो उनको हम सीधे पीएल में डाल देंगे, ठीक है। पहला टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक आता है बेटा हमारे, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। जो पहला आता है, सेकंड जो आता है बेटा क्या है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। क्या लगता है बेटा इसका मतलब, एक वर्ड होता है इंट्रा फर्म और एक होता है इंटर, क्या फर्क है बेटा पता है किसी को। जैसे ऐसे होता है इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल इंटर स्कूल कंपटीशन, इसमें क्या होता है बेटा, आपस में स्कूलों की लड़ाई होती है, ए स्कूल और बी स्कूल आपस में कंपीट कर रहे हैं, इंटर स्कूल आपस में, ठीक है। और इंटर का मतलब होता है अंदर ही, ए स्कूल के अंदर ही क्लास 12 तो 11 कंपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटर डिपार्टमेंट का मतलब क्या होगा कि भाई डिपार्टमेंट के आपस में कोई ट्रांसफर चल रहा है, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंट के ट्रांसफर चल रहा है। देखिए बेटा क्या मतलब है इस बात का, मान लीजिए बेटा हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, ए और बी, एक्सक्यूज मी। तो बेटा जो ए डिपार्टमेंट है, मैं क्या काम करता हूँ बेटा, मैं काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ स्लीपर्स। क्या बनाता हूँ मैं, स्लीपर्स। मैं स्लीपर बना दूंगा एक आप लोगों के लिए। हाँ जी, अरे वाह सो स्वीट। देखिए बेटा ये मैंने क्या बना दिया आप लोगों के लिए, एक स्लीपर बना दिया मैंने। ठीक है बेटा देखिए मैं बना रहा हूँ स्लीपर। तो बेटा जो ए डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, ये रबर को लेके आता है और रबर का एक सोल बनाता है, सोल, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सोल ऐसे बनाता है, देखिए ठीक है। क्या बना देता है, एक रबड़ का सोल बनाता है बेटा। वो क्या सोल बनाता है, देखिए ऐसे सोल बनाता है। फिर मैं इस सोल को कट कर लेता हूँ बी डिपार्टमेंट में, फिर ये बी डिपार्टमेंट में आता है, बी डिपार्टमेंट में सोल की कटिंग हो जाती है और उसके बाद फाइनल हमारी स्लीपर बन जाती है बेटा। दोबारा नहीं बनेगी मुझसे, अभी स्लीपर है बेटा, समझ गया बात को। चलिए तो बेटा इस, लेकिन एक बात क्या है कि भाई ये काम जो ए कर रहा है ना, ये काम एक जना और करता है, इसका नाम है एक्स, ठीक है। ये काम तो अभी तक तो मैं क्या है एक्स से ले रहा था ये, उसके बाद उसको प्रोसेस करके अपना स्टैम्प लगा के अपना ट्रेडमार्क लगा के उसको आगे सेल कर रहा था बाजार में, ठीक है। अब मैंने एक बोला कि भाई साहब आप ही दे दो मेरे को, क्या हो गया इसमें, अपन तो दोनों भाई हैं, अपन एक ही कंपनी के दोनों डिपार्टमेंट है, तो अपन दोनों आपस में काम कर लेते हैं। तो ए ने बोला ठीक है सर मैं दे दूंगा आपको, लेकिन वो कहता है कि सर मैं तो आपको प्रॉफिट पे दूंगा। क्या दूंगा मैं आपको,
प्रॉफिट पे दूंगा। तो मतलब क्या हुआ बेटा इस बात का, देखिए जो ए ने अगर 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, इसमें थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूँ, ए ने अगर 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया और उसने कमा के बी को बेच दिया, तो वो बी के स्टॉक में आ गया। जब बी आगे सेल कर देगा तो ये 10 रुपए रियलाइज होंगे। क्या होगा बेटा, जब ये आगे सेल कर देगा बी, बी के पास पैसे आ जाएंगे, तब ये 10 रुपए क्या होंगे बेटा, रियलाइज होंगे। ठीक है ना। तो देखिए बेटा क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हम सारा मुंह जबानी नहीं करेंगे, थोड़ा पढ़ भी लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, अगर आपने ट्रांसफर किया कॉस्ट प्राइस पे, बेटा कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होगा, अगर प्रॉफिट इंक्लूडेड ही नहीं है तो, है ना। मतलब हम क्या बोलते हैं कि भाई ए और बी, सर अपन तो भाई भाई हैं, तो भाई से ना प्रॉफिट कमाते हैं। तो बोलता है कि सर ठीक है, कोई बात ही नहीं है, अपन तो अच्छे से आराम से आपस में कॉस्ट पे कर लेते हैं। अगर बेटा कॉस्ट पे कर रहे हो तो प्रॉफिट की तो बात ही नहीं आएगी, तो फिर तो आराम से कर रहे हो ट्रांसफर, करते रहो ट्रांसफर। ठीक है, कुछ परेशानी नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, द रिसीविंग डिपार्टमेंट उसके लिए परचेज है बेटा, रिसीविंग डिपार्टमेंट के लिए परचेज है, तो उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और सेल जो दे रहा है, जो ट्रांसफरर है, देखिए दो वर्ड आते हैं बेटा, ट्रांसफर ट्रांसफरी। ठीक है, ठीक से लिखा हुआ है ट्रांसफरिंग। ट्रांसफरिंग वाला क्या हो गया बेटा, इसको हम बोलते हैं सेलर, जो दे रहा है सामान। क्या ये बेटा, सेलर। ठीक है, और ट्रांसफरर हो रहा होगा, ट्रांसफर मतलब क्या होगा, दूसरा होगा रिसीवर। ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब क्या होता है बेटा, रिसीवर। ठीक है, आगे देखिए, अगर आपने ट्रांसफर सेलिंग प्राइस पे किया है तो बेटा, अगर आपने ट्रांसफर सेलिंग प्राइस पे किया है तो उसमें क्या होगा बेटा, अगर आपने सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर किया है तो जो ए ने प्रॉफिट बी से कमाया था वो बी के परचेज में चला गया। अब जब बी सेल करके उसको कमाएगा तब वो प्रॉफिट रिकवर होगा कंपनी को, नहीं तो वो प्रॉफिट वहीं पर अटका हुआ रह जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि सर हमको दो एडजस्टमेंट करने हैं, पहले तो क्या करना है, फर्स्ट एडजस्टमेंट सेल मेड अकॉर्डिंग टू कॉस्ट, हमें दूसरा देखिए क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस पूरे चैप्टर में यही बस इंपॉर्टेंट चीज है ये देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड एडजस्टमेंट शैल बी मेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कब करना है बेटा, एंड में करना है। ऑफ द, देखिए क्या बोल रहा है, ट्रांसफर गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड इन द स्टॉक विद द रिसीविंग डिपार्टमेंट। जो सामान मैंने, देखिए बेटा ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल इससे समझा देता हूँ। देखिए कोशिश करता हूँ बेटा, यहाँ पे बनाऊंगा ए, यहाँ पे बनाऊंगा बी। ठीक है, ये ए है अपना, ये बी है अपना। ओके, देखिए क्या हुआ भाई, ए ने कुछ सामान बेचा बी को, तो ए ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया 10 रुपए। ठीक है, बी ने इनको पैसे दे दिया, तो वो जो इसका 10 रुपए प्रॉफिट था वो यहां से निकल के इसके पास चला गया कॉस्ट में, कॉस्ट के रूप में। ठीक है, अब बेटा वो पैसा अगर यहाँ पे पड़ा हुआ रह जाता है बी के पास, जो स्टॉक इसने यहाँ से भेजा है वो यहीं पे रखा रह गया, वो आगे बिक नहीं पाया, तो आपको लगता है कि जो इसका प्रॉफिट हुआ उसकी कॉस्ट में जुड़ा रह गया। तो अगर हम ए अपना प्रॉफिट इंक्रीज करके दिखा रहा है और टोटल कंपनी का प्रॉफिट हम इंक्रीज कर देंगे, तो गलत हो जाएगा बेटा। बात क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि सर ये प्रॉफिट जो था वो तो अभी यहाँ पे रखा हुआ है ना, वो बिका ही नहीं अभी। जब आगे बी उसको सेल कर देगा और बी को पैसे मिल जाएंगे, तब ए को पैसे मिल जाएंगे। उससे पहले तो ए ने जो बी को ट्रांसफर किया वो बी कॉस्ट में रखा हुआ है, स्टॉक में रखा हुआ है यहाँ पे। जब तक ये बिकेगा नहीं तब तक कुछ काम होगा नहीं। आई बात समझ में आपको, आई के बेटा दोबारा बताऊं मैं कि भाई ए डिपार्टमेंट जब बी डिपार्टमेंट को कुछ सामान ट्रांसफर करता है प्रॉफिट पे, और अपने बुक्स के अंदर, अपने बुक्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेता है बेटा, तो वो प्रॉफिट जब तक आगे बी बेच के रियलाइज नहीं करेगा, बी की कॉस्ट में जुड़ा हुआ रह जाएगा बेटा। ठीक है, और ए और बी दोनों भाई हैं, जब हम एक अकाउंट बनाएंगे तो जो ए ने प्रॉफिट बुक कर लिया उसको हमको लेस करना पड़ेगा, इतनी सी बात है बस। और यहाँ से बी के स्टॉक में लेस कर देंगे और वहां से उसके में लेस कर देंगे। समझ गया बेटा, मेरा बात बेटा, दोनों के उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट एडेड बाय द ट्रांसफर डिपार्टमेंट। कितना करेंगे बेटा, जितना प्रॉफिट उसने ऐड किया उतना करेंगे। इट विल बी एडजस्टेड नेक्स्ट ईयर इन द ओपनिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर में रिप्रेजेंटेटिव पास कर देंगे। ठीक है, देखिए एंट्री फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्या एंट्री हो गया बेटा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड और स्टॉक, यहाँ पे और है बेटा, है ना, गलती से ऑन लिखा मैंने, है ना। द रिवर्स एंट्री विल पास इन द बिगिनिंग। देखिए अपन एक इलेक्शन देखेंगे, उससे आप बच्चों को इतना समझ में आएगा ना, बात एकदम ही मजा आ जाएंगे। देखिए बेटा क्या बोल रहा है, इलेक्शन नंबर फर्स्ट देखिए, ओहो सॉरी, फर्स्ट देखिए फर्स्ट, हाँ जी देखिए, राज कंपनी हैज 3 डिपार्टमेंट्स डीलिंग विद इन कॉटन, वूलन एंड पॉलिएस्टर। 3 डिपार्टमेंट हमारे पास बेटा, कॉटन, वूलन, पॉलिएस्टर, फाइबर रिस्पेक्टिवली। द पर्टिकुलर्स ऑफ देयर डीलिंग्स ड्यूरिंग द ईयर 13-14 आर गिवन बिलो। उसकी डीलिंग दिए हमको 13-14 के ड्यूरिंग में,
डिपार्टमेंट दे रखे हैं कॉटन, वुलन और पॉलिएस्टर, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको, परचेज दे रखा है, सेल दे रखा है आपको, ठीक है, डिपार्टमेंट्स की पूरे साल की 13,000 की, ठीक है। आगे देखिए, देयर अदर एक्सपेंसिव आर एज फॉलोज, अदर एक्सपेंस रेंट एंड टैक्सेस दे रखे हैं 15,000, स्पेस रेशियो बोला 2:1, तो बेटा इसको 2:1 के रेशियो डिवाइड कर लेंगे, सैलरीज बोला 30,000, रेशियो 6:3 में डिवाइड कर लेंगे 2:1, ठीक है ना। देखिए आगे देखिए, एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंस 33,750, जनरल एक्सपेंस 11,250 इन इक्वल रेशियो, कह रहा है इक्वल में करो सब, तो इक्वल में कर लेंगे बेटा। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर वर्क फ्रॉम कॉटन, कॉटन वाले ने दिए हैं वुलन को और पॉलिएस्टर को, तो मतलब कॉटन तो हो गया परचेजर और ये हो गया सेलर, मतलब परचेजर तो नहीं, मेरा मतलब क्या है, अभी आगे आएगा परचेजर कैसे है, वो क्या हो गया, ये हो गया, सॉरी बेटा उल्टा बोल दिया मैंने, ये हो गया परचेजर और ये हो गया सेलर बेटा ना, इसने इसको दिया ना सामान, तो ये रिसीवर हो गया, मतलब ये क्या हो गया परचेजर, ये हो गया सेलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए, फ्रॉम वुलन, तो वुलन ने किया सेल, मिला किसको है, कॉटन को, और पॉलिएस्टर को ये अमाउंट मिला है। आगे देखिए, फ्रॉम पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर ने दिए हैं कॉटन को और वुलन को ये अमाउंट दिए, ठीक है। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द अबव, आल्सो शो द नेट प्रॉफिट ऑफ Raj company after providing 25,000 for general reserve and paying 11,500 for income tax, ठीक है। हाँ जी, देखिए बेटा क्या हुआ कि सर फॉर्म वुलन, वुलन ने दिए कॉटन को इतने और पॉलिएस्टर को इतने, तो बेटा ये तो है सेलर, ये है परचेजर, ठीक है, ओके। और पॉलिएस्टर ने दिया वुलन को और कॉटन को इतने इतने, ठीक है। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द अबव, also show the net profit of Raj company after providing 25,000 for general reserve and paying 11,500 for income tax, ठीक है। देखिए बेटा क्या सीन है, देखिए जी, ओपनिंग स्टॉक ये होता है आपको क्वेश्चन में, वो आपने ऐसे कैसे यहाँ पे लगा दिया, ये ओपनिंग स्टॉक इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, टोटल ओपनिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। देखिए बेटा परचेज कहाँ से आया, ये जो परचेज का अमाउंट है ये कहाँ से आया, देखिए परचेज का अमाउंट दिया होता है आपको इस स्लाइड में, ऊपर वाली साइड में, अभी ऊपर नहीं जाएगा क्या, देखिए बेटा ये परचेज दी मैं आपको, परचेज लिख दिया, सेल्स लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, अपनी चार चीज आपने यहाँ से लिख दी, ठीक है ना। ठीक है बेटा परचेज लिख दिया आपने, ये परचेज हो गया मेरा, ओके, ये हो गया मेरा सेल्स, राइट, ये हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है सर, अब हमको ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर डालने हैं बेटा बस, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट है, ये नीचे पीएनएल अकाउंट है, देखिए इंटर, देखिए कैसे डालेंगे, मैं इस ये इन दो एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, जो तीसरा उस पेज में रह गया वो ऐसे हो जाएगा ऑटोमेटिकली, देखिए कैसे। फ्रॉम पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर ने दिए हैं कॉटन को, फ्रॉम पॉलिएस्टर टू कॉटन, तो कॉटन हो गया परचेज है बेटा, ठीक है। तो परचेज डेबिट करते हैं, एंड टू कॉटन टू वुलन, तो वुलन वाले में देखिए आएगा 2 कॉटन, वुलन वाले में देखिए आएगा 2 कॉटन, कितना आएगा बेटा 9,000, यहाँ पर आएगा 9,000, अभी अपना वही है ना थोड़ा सा 9,000 बेटा आ जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या बोल रहे हैं कि भाई, क्या बोल रहा था, वुलन ने दिए कॉटन को, वुलन ने दिए कॉटन, नहीं नहीं एक मिनट रुकिए बेटा, क्या बात हो गई, थोड़ा सा मिस हो गया क्या, हाँ जी देखिए क्या बोल रहा है बेटा, फ्रॉम वुलन टू कॉटन, कॉटन को मिला है किससे मिला है, वुलन से, तो कॉटन में परचेज है, वुलन है सेलर, तो कॉटन में आएगा क्या आएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए कॉटन ने कितना खरीदा, कॉटन ने टोटल ये खरीदा है और ये खरीदा है बेटा, कितना हो गया 13,500, देखिए कॉटन के परचेज में आ जाएगा 13,500, आ गया बेटा बात में आप लोगों को, ये आ गया ना बेटा, ये आ गया 9,000 और ये आ गया 4,500, 35 ये आ गया परचेज, ठीक है। अब पॉलिएस्टर ने कितना परचेज किया है 4,500, तो इससे, और फर्स्ट वाला में देख लेते हैं हम, नहीं आप लोग देखिए मेरे पास तो बुक है बेटा, तो मैं बुक में से देख लेता हूँ ना, मेरे को तो परेशान होने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, ठीक है। देखिए पॉलिएस्टर ने परचेज किया, पॉलिसी बात कर रहे हैं, देखिए 4,500 यहाँ से परचेज किया उसने और 7,500 यहाँ से परचेज किया उसने, ठीक है। कितना हो गया 75 और 45, 8 और 4 12 हो गए, देखिए 12 आ गया पॉलिएस्टर के यहाँ पे,
दिख रहा है बेटा आप लोगों को? दिख रहा है सब बच्चों को? ये आ गया 12। ठीक है बेटा, ऐसे मैंने सारी पोस्टिंग कर दी यहाँ पे। ठीक है, जो रेंट दे रखा था उसको मैंने इस रेट में कर दिया, सैलरी को इसमें दे रखा था इसमें कर दिया, एडवर्टीजमेंट को सेल्स में कर देंगे, सेल्स में लिखा हुआ है देखिए, जनरल एक्सपेंस इक्वल करना था इक्वल कर दिया, ये आ गया मेरा। ठीक है, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। हाँ जी, आगे बेटा आगे देखिए भाई, जनरल पीएनएल अकाउंट में क्या आगे देखिए, इसमें बेटा जो यहाँ पे प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, इसको यहाँ पे डाल देंगे, नेट प्रॉफिट इस डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट का ऐड कर लिया, और जो हमारे जनरल खर्चे थे इनकम टैक्स हो गया, जनरल रिजर्व डाल दिया, तो ये बच गया हमारा जो नेट प्रॉफिट है जो मैं बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। क्लियर है बेटा बात? एकदम क्लियर है क्या? एकदम क्लियर, वेरी गुड बेटा, बच्चे बहुत अच्छे हैं अपने। चलिए अब ये देखते हैं बेटा, ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक बार, 7th क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बेटा, अ फर्म हैज टू डिपार्टमेंट्स ए एंड बी, डिपार्टमेंट ए सेल्स गुड्स टू बी एट नॉर्मल मार्केट प्राइस, मतलब किसी प्रॉफिट मिला के बेच रहा है। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ठीक है बेटा, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। डिपार्टमेंट ए भी दे रखे हैं आपको, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है बेटा आपको दोनों का, परचेज दे रखे हैं, गुड सोल्ड डिपार्टमेंट बी, ए ने बेचे हैं बी को, तो बी हो गया परचेजर, ए हो गया सेलर। वेज हो गया, सैलरी दे रखी है आपको, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सेल दे रखा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे रखी है, ठीक है, मशीनरी दे रखी है, बिल्डिंग दे रखी है, डाटा दे रखी है, क्रेडिट दे रखी है, बिल्डिंग दे रखी है, अदर बैलेंस क्या दे रखी है आपको, सैलरी दे रखी है, जनरल खर्चा है बेटा कितना है 18,000, एडवर्टीजमेंट है 10,000, कैश इन हैंड है 4,000, बैंक है 6,000, जनरल रिजर्व है 12,600 और कैपिटल है 40,000। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 10%, प्रोवाइड 50,000 फॉर जनरल रिजर्व and 10,000 for taxation, allocate salaries general and administration in the ratio of 3:2। भाई दो चीज तो देखो, आप जब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है वैसे वैसे आप उसको एक सार करते चले कि भाई इसमें कोई एडजस्टमेंट जो हमको अभी देखना है, इसमें कोई एडजस्टमेंट जो हमको अभी देखना है ना बेटा, ऐसे। ठीक है ना, अब देखिए कैसे बनाएंगे, मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा, देखेंगे एक बार नीचे। हाँ जी देखिए बेटा, ओपनिंग स्टॉक रखा डाल दिया मैंने, टोटल डाल दिया, परचेज रखी थी परचेज डाल दिया, वेजेस रखी थी वेजेस डाल दिया आपने, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बाद में, सेल दे रखी थी सेल डाल दिया आपने, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया आपने। क्लियर है बात आपको? अब मेरे को ट्रांसफर की एंट्री करनी है, देखिए ट्रांसफर की एंट्री कैसे करेंगे बेटा, गुड सोल्ड टू बी, ए ने बेचे हैं बी को, ए ने किसको बेचे बेटा, बी को, तो बी क्या हो गया परचेजर, ए हो गया सेलर, तो बी के में आ जाएगा टू साइड और ए के में आ जाएगा बाय साइड, क्योंकि बी के में आ गया टू साइड 70,000 और इसमें आ गया बाय साइड 70,000। क्लियर होगी बात इतनी आप लोगों को? अब देखिए बाकी तरह खर्चे डाल दिए मैंने, सैलरी देखिए आपको, डिपार्टमेंट सैलरी देखिए बेटा, ये इतनी 10 और 16, 10 और 16 नहीं, सैलरी कितनी देखिए 10,000, ऊपर से 4, 1 2 3 4, 10 और 16 देखिए सैलरी आपको, सैलरी आ गई। अरे ये क्या हुआ, गलत तो नहीं कर रहा बेटा? देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है बेटा, फिफ्थ 1 2 3 4 5, ये रहा 6,800 और 4,200 बेटा। ठीक है ना, वो मैं ऊपर वाला समझ रहा था। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे आ गया सैलरी। अब है सैलरी जनरल, जो जनरल सैलरी है उसमें उसको बोला 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो सैलरी जनरल दे रखी है आपको 18,000, इसको 6:2 में डिवाइड 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 136। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा, ये आ गया आपके सैलरी के डिवीजन, टोटल 18,000 के बराबर हो रहा है। ठीक है, फिर आ गया एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कहाँ चला गया अपना, देखिए एडवर्टीजमेंट आ गया। फिर आ गया डेप्रिसिएशन, 1,200 रुपए का डेप्रिसिएशन, 1,200 कैसे आएगा, देखिए मशीनरी की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको 12,000, तो 12,000 का 1,200 आ गया डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट निकल गया मेरा। आगे बेटा बात में आप लोगों को किसी बच्चों को समस्या इसके अंदर तुमको बताइए जरा, आगे देखिए। अब बेटा ये इसमें एंट्री इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे ये जो आता है ना एस्पेक्ट, ये जो पहले किया है वो तो बेटा आसान था, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, आप देखेंगे एक बार मेरी बात ध्यान से। चलिए देखिए बेटा, जनरल पेमेंट बनाया मैंने, यहाँ से मैं डिपार्टमेंट का लेके आ गया, यहाँ पे मैंने डाल दिया जनरल खर्चे, जनरल रिजर्व में डाल दिया, ट्रांसफर किया वो डाल दिया, टैक्स रिजर्व था वो डाल दिया, स्टॉक रिजर्व जो बनानी थी वो डाल दिया। ये स्टॉक रिजर्व का अमाउंट कहाँ से आया ना, ये देखना है मेरे को देखना है स्टॉक रिजर्व का अमाउंट कहाँ से आया। ठीक है, और ये तो फिर मेरा आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए स्टॉक रिजर्व का अमाउंट कैसे है, देखिए बेटा
बेटा स्टॉक रिजर्व जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं कि भाई जिसने बेचा है उसने कितने प्रॉफिट में बेचा था। तो सबसे पहले देखते हैं भाई बेचा किसने था। भाई हमारे क्वेश्चन में गुड सोल्ड टू बी, ए ने बेचा है बेटा, ए ने, किसने बेचा है, ए ने बेचा बी को। तो ए ने किस प्रॉफिट से बेचा, देखिए प्रॉफिट देखिए ए का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1 लाख और सेल कितनी है 3 लाख बेटा। 230 तो ये और 70 ये दोनों मिला कितना हो गई 3 लाख। तो भाई आपका प्रॉफिट कितना हो गया 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, 1/3 हो गया बेटा। कितना हो गया 1/3 हो गया। ठीक है ये देखिए 1/3 हो गया। अब बोल रहा है प्रपोर्शन ऑफ डिपार्टमेंट ए स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी। अब क्या बोल रहा है कि भाई ए के पास जो स्टॉक बचा है उसमें कितना स्टॉक है हमारे ये वाला जो हमको ए से मिला था। तो देखिए उसके फॉर्मूले क्या लगाया उन्होंने, परचेज ऑफ डिपार्टमेंट ए अपॉन टोटल परचेज इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी। मतलब निकालने के लिए टोटल परचेज खरीदी और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका क्या रेशो है, मतलब अगर 10 खरीदे थे 2 बच गए तो रेशो क्या हो गया 0.2 बच गया। तो जितना परचेज किया था उसमें कितना होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई 0.2 में से इतना इसका बचा हुआ है। सही है 14 आए तो ये आ गया बेटा बेटा ये अपना स्टॉक रिजर्व। ठीक है अब देखिए ये अपनी बैलेंस शीट बन गई, क्रेडिटर्स आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, एडिशन जो किया है सर वो ऐड कर दो इसमें, जनरल रिजर्व टैक्सेशन आ गया और प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। जो प्रॉफिट बचा आपके पास ये जो यहाँ पे प्रॉफिट आया होगा। इधर देखिए डेटर आ गया, बिल रिसीवेबल आ गया, स्टॉक आ गया, डेटर आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना आपको बेटा, ये जो आपका स्टॉक है स्टॉक बी के स्टॉक में से आपने 4,667 रुपीज माइनस कर दिए बेटा। तो दोनों का इम्पैक्ट आ गया, देख रहे हैं आप कि भाई यहाँ से तो आपने प्रॉफिट में से कम कर दिया और यहाँ से आपने स्टॉक में कम कर दिया, दोनों का इम्पैक्ट आ गया। अच्छी बात है एकदम सही है सर, हो गया। बेटा कर लिया क्या आप लोगों ने, क्लियर है सब बच्चों को। चलिए बेटा इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करूंगा, यही है इसके अंदर। बाकी आप जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको उसका प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम मिलेंगे तब आप मुझसे क्वेरी पूछेंगे जो भी आपको समस्या आ रही है। ठीक है बेटा, ओके थैंक यू सो मच।